59। ओके बेटा, पेज नंबर 58, एक वक्त में एक काम। ओके। एक वक्त में एक काम। मैं पहले नज़म पढ़ लूंगी, ठीक है, उसके बाद हम इसके शायर के बारे में तारुफ करेंगे। आप सब लोग अब सुन रहे हैं? आप सब लोग अब प्रिपेयर्ड हैं अपनी बुक्स के साथ? जी। ओके, जो न्यू ज्वाइन हुए हैं मैं उन सबको अस्सलाम वालेकुम कहती हूँ। आप सबको बहुत बहुत सलाम हो। आई होप आप सबका वीकेंड बहुत अच्छा गुजरा होगा। आज हमारा उर्दू का नई नज़म आई है जो कि इस्माइल मेरठी ने लिखी है। ये बहुत बड़े और मशहूर शायर थे। चले पहले हम इनका तारुफ ही पढ़ लेते हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं पेज पर, ये जो आप देख रहे होंगे, इसके नीचे यहाँ पर नीचे इनका तारुफ है इन पिक्चर्स के बाद, ठीक है। मैं अब आपको वो तारुफ पढ़ा रही हूँ। मैं वो इस वक्त पिक्चर्स नहीं, सही से पिक्चर नहीं ले सकती। आपकी ये जो तस्वीर ले ली है ये थोड़ी सी छोटी है, बट आप अपनी बुक्स की तरफ देखेंगे तो आपको सही समझ आ जाएगा। मोहम्मद तारुफ, तारुफ का मतलब है, आप इसको लिख लें तारुफ को नोटबुक्स में। तारुफ का मतलब है किसी अहम शख्सियत। एक मिनट, बच्चे और आ रहे हैं। आप लोग अगर सामने आएंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी, मैं आपको देखूंगी तो मुझे लगेगा कि मैं क्लास को पढ़ा रही हूँ। वेरी गुड, दैट्स गुड, ठीक है बेटा, बहुत अच्छी बात है। आपने नोट टेक्स्ट बुक्स खुली हुई है। अच्छा, तारुफ, तारुफ का मतलब है, हाजरा, वेरी गुड, नाइस टू सी यू बेटा। तारुफ का मतलब है किसी भी शख्सियत, किसी भी अमारत, किसी भी नए प्रोजेक्ट के मुतालिक किसी को बताना, ठीक है, उसकी डिटेल बताना। इंग्लिश में इसको इंट्रोडक्शन कहते हैं, यानी किसी को बताना। जैसे मारूफ, मशहूर होना, तो उससे तारुफ भी निकला है। हमना इज ऑल्सो कमिंग। आई विल स्टॉप फॉर हाफ अ मिनट। वेलकम किड्स, न्यू किड्स जो अभी आए हैं, जिन्होंने भी ज्वाइन किया उनको वेलकम। हम पढ़ रहे हैं नज़म एक वक्त में एक काम, सफा नंबर 50 और 8। क्या बना? 58। मुझे इसकी उर्दू याद नहीं आ रही। जस्ट 56, 57, 58, 58, पेज नंबर 58 उर्दू में बोलते हैं 58। और इसकी नज़म है इस्माइल मेरठी की, एक वक्त में एक काम। हम पढ़ रहे हैं इसका तारुफ, शायर का तारुफ। तारुफ पहचान, किसी को पहचान कराना कि आप कौन है या वो कौन है, ठीक है। तारुफ का मतलब समझ आ गया आप सबको? ओके, मोहम्मद इस्माइल मेरठी का शुमार, शुमार का मतलब गिनती। इसको बेशक आप अंडरलाइन कर लें, शायद आपने ये वर्ड बार बार ना पढ़ा हो। ये उर्दू का एक वर्ड है, यानी माने जाना, गिने जाना या पहचाने जाना। मोहम्मद इस्माइल मेरठी का शुमार उर्दू के बुलंद पाया शायरों में होता है। बुलंद पाया को अंडरलाइन कर लें। मैं आपको ये सारे वर्ड्स जो है वर्ड्स अलग से थोड़ी देर में भेजती हूँ, ठीक है, लेकिन आप प्लीज टेक्स्ट बुक पे अंडरलाइन करें। बुलंद पाया का मतलब बहुत मशहूर, बहुत माने जाने वाले, बहुत पहचान वाले और बहुत इज्जत वाले, ठीक है। बुलंद पाया, जिनको आला मर्तबा या बहुत मशहूरी इंडियन स्कूल की है, शायरों में होता है। शायर वो है जो अपने लफ्जों से कुछ खास मखसूस टॉपिक्स पर बात करते हैं और हमें, यानी कि ऐसे खूबसूरत अल्फाज में अपना बयान देते हैं। किसी हमद है तो अल्लाह की तारीफ, नात है तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ, और अगर नज़में हैं तो अपने मुल्क की तारीफ, मिली नगमे हैं तो भी पाकिस्तान और अपने मुल्क के मुतालिक उसके अंदर अपनी जो है वो सोच का, राय का और अपने ख्यालात का इजहार करते हैं। तो वो लोग शायर होते हैं जो अल्फाज से दूसरों को मोटिवेट करते हैं, ठीक है। वो 12 नवंबर 1844, 12 नवंबर 1844 कैसे लिखते हैं जरूर देख लें। उर्दू में है 44 मीन्स 18, 1844 1844 को मीरठ में पैदा हुए। मीरठ जो है वो उस वक्त सब कॉन्टिनेंट या हिंदुस्तान का एक इलाका, एक शहर था, उसको मीरठ कहते थे। और आज ये मीरठ आज भी है। और इनका नाम जो है इस्माइल मेरठी फिर अपने इलाके के नाम से मंसूब हो गया, ठीक है। मीरठ को भी अंडरलाइन कर ले, ये इनके नाम में मेरठी है ना,
तो ये उसी से अखज़ किया गया है। इब्तदाई तालीम मेरठ में ही हासिल की। तालीम मुकम्मल करने के बाद सहारापुर के जिलाई स्कूल और आगरा के स्कूल में फारसी के उस्ताद बने। फारसी, पर्शियन, हम लोग अभी ये जबान नहीं बोलते, ये उर्दू से मिलती जुलती है और अरबिक से भी मिलती जुलती है। बड़ी प्यारी और खूबसूरत जबान है। कदीम जबानों में से एक जबान है फारसी, ठीक है। इसको इंग्लिश में पर्शियन कहते हैं। इन्होंने यहाँ तालीम हासिल की और स्टार्ट में और सारा ओके और आगरा जो आज इंडिया में मौजूद है, आगरा, यहाँ पर बड़े खूबसूरत यूनिवर्सिटीज, बहुत आला तालीम के इदारे मौजूद होते थे। फारसी के उस्ताद रहे, तालीम भी हासिल की और फिर वही फारसी के उस्ताद रहे। रिटायर्ड होने के बाद बाकी उम्र किताबें लिखने में गुजारी, ठीक है, किताबें लिखते रहे। आला काबिलियत, काबिलियत आपके अंदर जो अहलियत है, आपकी जो खुसूसियात हैं, आप में जो क्वालिटीज हैं, आला क्वालिटीज। और अदबी, अदबी का मतलब है अदब। अदब का मतलब एक तो अदब वो है जो हम अपने बड़ों का करते हैं और एक अदब उर्दू के सब्जेक्ट को कहते हैं, यानी पुराने शायरी, लिटरेचर और मुख्तलिफ किस्म की जो किताबों का मजमुआ होता है उर्दू जबान का या आपकी मखसूस जबान का, उसको अदब कहते हैं, लिटरेचर कहते हैं, ठीक है। उसमें आपने खिदमात के सिले में खान साहब का खिताब मिला। आपने इतना लिखा, हर उम्र के लोगों के लिए लिखा, बच्चों के लिए बहुत लिखा। उसमें जो किताबें लिखी आपको खान साहब, खान उस दौर में, या खान का जो असल मतलब है मेहमान नवाज, इज्जत करने वाला, इज्जत देने वाला। तो खान का ये जो एक मतलब ये भी है, तो इनको एक इज्जत देने वाला और इज्जत पाने वाला का खिताब मिला। बच्चों के लिए मुतअद्दिद दरसी किताबें लिखी। दरसी को अंडरलाइन करें, मुतअद्दिद का मतलब बहुत सारी तादाद में, दरसी का मतलब है स्कूल से, निसाब से रिलेटेड। जैसे अब आपकी ये उर्दू की किताब है, आपने यहाँ देखा होगा ये फौजिया अहसन फारूकी ने लिखी है। बिल्कुल ऐसे उस दौर में जो दरसी किताबें जो स्कूल में पढ़ाई जाती थी वो इस्माइल मेरठी ने लिखी थी। एक कुलियात उनकी यादगार है। कुलियात जो होता है वो कुलिया यानी पहेलियां, वो 4 या 5 जुमलों की पहेलियां होती हैं, उसके अंदर कुछ छुपा ढका लिखा हुआ होता है। गजल उनकी यादगार है, ये बहुत मशहूर है। यानी उनकी गजलियात के अलावा, गजलियात वो जैसे जो शायरी में होती हैं, जो किसी एक मखसूस टॉपिक के हक में उसकी तारीफ में लिखी जाती हैं गजलें, और अक्सर मौसीकी में भी इस्तेमाल होती हैं। और के अलावा उन्होंने अखलाकी नज़में, हमारे किरदार के मुतालिक भी नज़में लिखी हैं, यानी कि आदाब के मुतालिक होंगी, दूसरों के साथ हुस्न सलूक के मुतालिक होंगी, किस्से और कहानियां भी लिखी हैं बच्चों के लिए, छोटे छोटे, जैसे जादू की कहानियां होती हैं या कोई भी खूबसूरत कहानियां, वो भी लिखी हैं। 1 नवंबर 1918 को मेरठ में इनका इंतकाल कर गए, ठीक है। ये इनका तारुफ था, ये आपको थोड़ा बहुत याद होना चाहिए ताकि आपके अगर सबक में, निसाब में इसका सवाल आए तो आपको पता हो ये कौन थे। और आपको बता दिया मैंने, थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन, इनका तारुफ दे दिया। अब हम नज़म की तरफ जाएंगे। रेडी हैं आप लोग? यस यस ओके बेटा, अभी मैं स्पॉटलाइट कर रही हूँ। अब यहाँ से एक वक्त में एक काम, 4 जो है 4 लाइनों का जो मिसरा है, ये कौन पढ़ेगा मेरे साथ या मेरे? मीना बोला करें, मुझे तो मीन लगते हैं, अपना नाम बताया करें। मैं एक मिनट, हम कितने बच्चे हैं? हम 8 बच्चे हैं। 1 2 3 4, यानी बिल्कुल पढ़ सकते हैं आप लोग, एक लाइन पढ़ सकते हैं। ठीक है, चले मैं हाजरा से स्टार्ट कर रही हूँ। बेटा 1 मिनट, मुझे जो ऊपर नजर आ रहे हैं ना बच्चे, मैं पहले उनसे स्टार्ट करूँ, मैं सबसे सुनूंगी। ये मुझे बस पहले 2 लाइनें सुनाए, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करूँ। काम के वक्त काम अच्छा और खेल के वक्त खेल ज़ेबा। ज़ेबा, 1 मिनट जी, इसका क्या मतलब होता है ज़ेबा? जी बेटा, मैं आपको बताती हूँ। पहले तो मैं आपकी एक छोटी सी करेक्शन करूंगी बेटा, वक्त नहीं होता, वक्त होता है।
हम सारे उर्दू Okay, miss. अक्सर जो है वो थोड़ी सी मिस्टेक से पढ़ते हैं, वक्त नहीं होता, वक्त होता है। ओके, इसको आज ही आप करेक्ट कर लें। है काम के वक्त काम अच्छा, और खेल के वक्त खेल ज़ेबा। ज़ेबा अंडरलाइन किया हुआ है, इसको आप लिख लें वर्ड मीनिंग्स में। जब आपका एक मखसूस वक्त है, जैसे ये हमारा पढ़ाई का वक्त है, तो इस वक्त बहुत अच्छा लग रहा है कि आप सब बैठ के मेरे साथ बिल्कुल आमने सामने तवज्जो के साथ अपना ये काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। पढ़ाई भी एक काम है। और खेल के वक्त खेल है ज़ेबा। ज़ेबा भी अच्छा, अच्छा लगना, ठीक है। किसी चीज को खूबसूरती से दिखाना ज़ेबा करना होता है, यानी ज़ेब देता है आपको, ये अच्छा लगता है, सूट करता है। तो ज़ेबा का मतलब भी अच्छा। उन्होंने एक ही लफ्ज को दो तरीकों से लिखा है ताकि हम उसमें से उसका मायने निकाल सकें। उर्दू में जितनी नज़में होती हैं, हम्द होती हैं, इसमें हमेशा मुश्किल और आसान अल्फाज का मजमुआ होता है ताकि हम बच्चे या हम पढ़ने वाले उसमें से मुश्किल अल्फाज के मायने निकाल सकें, उसको समझ सकें। तो अच्छा, ज़ेबा अच्छा, खूबसूरत और बेहतरीन लगने को कहते हैं, ठीक है। तो खेल के वक्त खेल है ज़ेबा, यानी खेल के वक्त खेल ही अच्छा लगता है। ओके, दूसरी लाइन कौन पढ़ रहा है? अब हुज़ैफा, आप मुझे नजर आ रहे हैं, आप पढ़ें दूसरा मिसरा। यानी हुज़ैफा सुन रहे हैं आप? गुड। Yes, miss. जी बेटा। हाँ, खेल के वक्त खूब खेलो को नहीं नहीं नहीं, जब काम का वक्त, दूसरा दूसरा मिसरा। ओके। जब काम का वक्त हो करो काम, बोले से भी खेल का ना लो नाम। ओके, आपने रीडिंग की है। अब नज़म मैंने उस दिन आपको एक लेसन में सिखाया था कि रीडिंग के भी कुछ अप्स एंड डाउन्स होते हैं, हाई नोट्स, लो नोट्स, पॉजेस। तो नज़म पढ़ते हुए, अशआर पढ़ते हुए भी आपके अंदर वही रब्त आना चाहिए। जैसे कि मिसरा था, है काम के वक्त काम अच्छा, और खेल के वक्त खेल ज़ेबा। एक रब्त में और एक जो है पोज में, आपने एक लाइन एक पोज में पढ़ी, दूसरी लाइन को थोड़ा गैप देके फिर पढ़ा। जब आप इसके तीसरे मिसरे की तरफ गए, जब काम का वक्त हो करो काम। अब शायर जो है ये हमें कह रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जब काम का वक्त हो करो काम, यानी इसमें हुक्म है, इसमें इशारा है कि बात मानो। भूले से भी खेल का ना लो नाम, ये नाम भूले है, ठीक है। भूले मीन्स भूल कर भी, ठीक है, अंडरस्टैंड। तो रीडिंग का जो है शायरी या नज़म या हमद जब आप पढ़ते हैं तो इसमें भी लहजे का ख्याल रखा जाता है। इसकी सिर्फ रीडिंग नहीं होती, इसको आपने तलफ़ुज़ सही तरीके से पढ़ना है। ओके, अब मुझे ये नजर आ रहे हैं, हमारे आशाद नजर आ रहे हैं। आशाद प्लीज तीसरा मिसरा पढ़ें। हाँ, खेल के वक्त खूब खेलो, कूदो कूदो भांडो भां- के भांडो के दंड पी लो, पी लो, पी लो। खांडो के ढंड पी लो। अच्छा, हाँ, खेल के वक्त खूब खेलो, यानी खेलो, इंजॉय करो, आप अपना जो आपका क्वालिटी टाइम है अपने दोस्तों फैमिली वालों के साथ खेलो। कूदो भांडो के दंड पी लो, ये सारे पुराने वक्तों के खेल थे, जैसे कि पकड़न पकड़ाई होती है। मैं आपको इनके मजीद मायनीज या पिक्चर्स मिलेंगी तो भी भेजूंगी कि ये कौन से खेल होते थे। तो ये पकड़न पकड़ाई जैसे होते हैं, छुपन छुपाई होती है, या वो कोटला छुपा के जुमेरात, वो जो एक रस्सी सी हाथ में होती है और आप छुप के एक दूसरे को मारते हैं, या स्टप्पू भी खेल हुआ करता था, या फुटबॉल खेल है, कागज की कश्तियों, ये सारे खेलों के नाम होते थे। तो फांडो के दंड पी लो, ये सारे खेल के नाम हैं पुराने, जो आज के वक्त में नहीं है। मैं इनके मायने और तस्वीरें ढूंढूंगी आपके लिए और जो है आपको दिखाऊंगी। आप ये वर्ड्स लिख लें, मैं इसके मजीद मायने भी आपके लिए ले आऊंगी, ठीक है। ये खेल के नाम है, ठीक है। मतलब खेल, जो खेल इनसे रिलेटेड है उनके लिए लफ्ज यूज किए गए हैं। चले, अभी नेक्स्ट है इनाया, ये पढ़े आप। खुश खुश रहने, रहने का है यही तरीका, हर बात का सीखें सलीका। वेरी गुड, बहुत अच्छे से आपने भी तलफ़ुज़ किया है। सब बच्चे बहुत अच्छी रीडिंग कर रहे हैं।
खुश रहने का है यही तरीका। आज आप पढ़ रहे हैं, आप बहुत खुश हैं, जब आप खेलेंगे आप बहुत खुश होंगे। यही तरीका कौन सा तरीका बताएं, शायर ने कौन सा तरीका कहा है? यही तरीके का क्या मकसद है यहाँ पर? यही तरीके का मकसद है वक्त पे जो काम आप जिस वक्त पे है यही वक्त पे वो काम करो। तो यही तरीके का मतलब है वक्त पर। ठीक है, हर बात का सीखिए सलीका। सलीका अंडरलाइन है यहाँ पर, सलीके का मतलब है तरीका। देखें अब शायर ने पहले मिसरे में तरीके का लफ्ज इस्तेमाल किया है, दूसरे में सलीका। एक तो ये जो है हम वजन अल्फाज है इनका जो जिसे कहते हैं ना काफी मिलता है, काफ का एंड में काफिया कहते हैं इसको, काफिया यानी कि बिल्कुल तलफ्फुज एक जैसा है। जेबा अच्छा, एंड में अलिफ पर ये खत्म हो, जेबा अच्छा मतलब यही है इसका। खेलो पेलो इसका यही मतलब है, यानी उन्होंने बिल्कुल राब्ता रखा है अल्फाज के, जो है वो उतार चढ़ाव वजन रखा है। अच्छा, तरीका और सलीका। सलीका भी किसी काम के करने के तरीकों को कहते हैं। किसी ने चैट में क्या लिखा है बेटा? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सुलेमान। ओके बेटा, तो सलीके का मतलब है, सलीका का मतलब है तरीका, अच्छा तरीका। ठीक है। अच्छा, दूसरा है अपनी हिम्मत। कौन पढ़ रहा है अब? वानिया आप पढ़ेंगी बेटा? ओके। अपनी हिम्मत से काम करना, मुश्किल हो तो चाहिए ना डरना। वेरी गुड। अपनी हिम्मत, अपनी जोश, अपने अंदर जो आपकी एबिलिटी है, आपको अपना काम उसी तरीके से करना चाहिए, ना कि किसी और पर अपना काम डाल देना चाहिए। अगर खेल आपका है तो उसमें आपने हिस्सा लिया है तो खेल मुकम्मल भी आप करेंगे, और अगर पढ़ाई है, आपका क्लास वर्क या होमवर्क है, तो हिम्मत से वो भी आपने ही करना है। मुश्किल हो तो चाहिए ना डरना। वो हिम्मत दे रहे हैं बच्चों को कि हिम्मत से काम लो बेटा, अपने आप को मजबूत रखो, आपके अंदर जो खूबियां हैं उन खूबियों को समझो कि आपने अपनी जिंदगी और अपना वक्त जाया नहीं करना, इसमें बेहतरीन, इस वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल करना है और डरना नहीं है। तो बहुत इजी है, मतलब बहुत आसान सा मिसरा था, बहुत आराम से आपको समझ आ गई। तो यहाँ तक किसी को कोई मुश्किल हो रही है समझने में नज़म को? नहीं। नहीं। ठीक है। अब दूसरा, अब्दुल्ला हारिस प्लीज रीड करें यहाँ से। हर वक्त में सिर्फ एक ही काम, हर वक्त में सिर्फ एक ही काम पा सकता है बेहतरी से अंजाम। अंजाम। अंजाम को अंडरलाइन कर ले, मैंने नहीं किया। बहुत अच्छा आपका जो पढ़ने का लहजा था, बिल्कुल वैसे जैसे मैं आप सबको सिखा रही हूँ, बहुत अच्छे से पढ़ा। सब बच्चे बहुत अच्छा पढ़े, बस रीडिंग नहीं करनी, इसको अदा करना है। जी बेटा? I can do it. यस बेटा, आज सबकी बारी आ रही है, सबकी आ रही है। अभी मुझे इस मिसरे को एक्सप्लेन करने दे। हर वक्त में सिर्फ एक ही काम। अब आप ये देखें कि आप पढ़ने बैठे हैं, अब इस वक्त अगर आप उठा के अपनी कोई पेंटिंग करने लग जाएंगे या गेम खेलने लग जाएंगे, ना आप पढ़ सकेंगे ना आप ये लेसन अटेंड कर सकेंगे। तो एक वक्त में एक ही काम आ सकता है बेहतरी से अंजाम। बेहतरी अच्छे तरीके से, सेम करीना तरीका, तो बेहतरी भी अच्छे का ही मायने है यहाँ पर। अंजाम, अंजाम का मतलब है मुकम्मल होना, खत्म होना। किसी भी चीज को जब आप शुरू करते हैं तो जब वो खत्म होती है तो वो उसका अंजाम होती है, जब वो शुरू होती है तो वो उसका आगाज होती है। अंजाम रिजल्ट को भी कहते हैं। जैसे आप पूरा साल मेहनत करेंगे तो एंड में आपका अंजाम क्या होगा? पास या फेल। तो रिजल्ट को भी अंजाम कहते हैं। आप गलत करेंगे तो उसकी सजा है, वो उसका अंजाम है। आप अच्छा काम करेंगे वो उसकी जजा या रिवॉर्ड है, वो उसका अंजाम है। तो अंजाम का मतलब रिजल्ट का भी है। ठीक है। तो हर वक्त जो है, हर काम, एक वक्त में एक ही काम पा सकता है बेहतरी से अंजाम, बहुत अच्छे तरीके से मुकम्मल हो सकता है। आप अंजाम को किसी चीज का मुकम्मल होना भी कह सकते हैं। ठीक है। जब काम में काम, हाँ सॉरी सुलेमान आप बेटा पढ़े। जी सुलेमान, आपने कहा था ना आप रीडिंग करेंगे? नहीं, किसने कहा था वो रीडिंग करेंगे? उस वक्त कौन कह रहा था?
सुलेमान। सुलेमान, आप चले गए शायद, नहीं सुलेमान रीड करें बेटा, शायद उनका नेट डिस्कनेक्ट हो रहा है। अच्छा, कौन और रह गया है? सबने रीड कर लिया है? चले, अगर सबने रीड कर लिया तो ये जी जो मैं लास्ट जो है कथा है, ये मिसरे जो भी है मैं पढ़ लेती हूँ। जब काम में काम हो छेड़ा और छेड़ा, जब काम में काम और छेड़ा, दोनों ही में पड़ गया बखेड़ा। अच्छा, जब आप एक काम कर रहे हो उसमें आपने दूसरे काम को ऐड कर लिया। छेड़ा का मतलब स्टार्ट करना, उसको यानी कि उसको शुरू करना, को छेड़ देना कि चलो जी मैं बैठा किताब पे काम कर रहा हूँ तो इसमें मैं एक और कॉपी पे भी काम करना शुरू कर देता हूँ। तो छेड़ा का मतलब इजाफी, किसी और तरफ इजाफी एक्टिविटी करना, ठीक है। दोनों में ही पड़ गया बखेड़ा। बखेड़ा का मतलब है अब बस वो फैल गया। बखेड़ा फैल जाना, किसी चीज का फैलाव हो जाना। तो अब आपका एक काम भी मुकम्मल नहीं हुआ, आपने दूसरा काम स्टार्ट कर लिया तो वो बिखर गया, वो खराब हो गया। एक का भी काम गया, दूसरा भी आप अभी तक मुकम्मल नहीं कर सके, तो दोनों के बीच में आप नामुकम्मल एक कैफियत में बैठे हैं, ठीक है काम के वक्त काम अच्छा और खेल के वक्त खेल ज़ेबा। वो जो पहला मिसरा था ओपनिंग, उन्होंने एंड में भी क्लोजिंग उसी के साथ की है काम के वक्त काम अच्छा और खेल के वक्त खेल ही अच्छा। तो हमारी ये नज़म जो है इसकी रीडिंग मुकम्मल हुई है। अब आप इसका जो है सफ़ा नंबर 59 देखें, इसके ऊपर अल्फाज के मायने हैं। इसको नोटबुक में लिखने? जी आप इसको नोटबुक में लिख सकते हैं बिल्कुल। और अभी मुझे ये रीड करके बताएं बेटा, सारे इकट्ठे अगर रीड करेंगे तो भी बहुत अच्छी बात है, पार्टिसिपेट करें। अल्फाज, पहला लफ्ज कौन सा है? ज़ेबा। ज़ेबा। अच्छा, यहाँ पर ज़ेबा का एक और मतलब भी उन्होंने बताया, मौजू, यानी कि सही वक्त पे सूट करता है। मौजू मैंने आपको जैसे समझाया, अच्छा ज़ेबा सही तरीके से, ठीक है। मौजू यानी सही तरीके से, ठीक है। दंड पेलना, खास किस्म की वर्जिश। चलो जी, ये उनके मीनिंग वैसे ही आ गए हैं आपके पास, ठीक है, मुझे आपको स्पेशली बताने की जरूरत नहीं है। दंड पेलना यानी वो जो वर्जिश नहीं होती पहलवान करते हैं उस तरह की खास टीचर नीचे वाली भी है? जी सब नीचे वाली भी एक्टिविटी करेंगे? जी जी बेटा, ये करते हैं अभी जल्दी जल्दी। अब मेरे पास 10 मिनट है क्लास में, जल्दी जल्दी फिनिश करें। दंड पेलना, खास किस्म की वर्जिश। बखेड़ा, फैलावा, फैल जाना। खुश असलूबी, अच्छे तरीके से। यहाँ पर नज़म में खुश असलूबी कर लिया है। बहुत अच्छी बात है, फिर सबको बताएं। सलीका, अच्छे तरीके से। चले जल्दी बताएं, इस नज़म के उन्वान किस चीज के बारे में है? खेल। खेल और मिस इसका आंसर क्या है? काम, खेल और काम। खेल और काम, ठीक है। उन्वान किस चीज के बारे में? खेल और काम, या मेरे ख्याल से काम दोनों भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक वक्त में एक काम। अच्छा, तो काम इज द अप्रोप्रिएट आंसर, काम। इस नज़म के शायर कौन है? नंबर 2, जल्दी बताएं। इस्माइल मीठी। इस्माइल मेथी। इस्माइल मेरठी, नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। खेल के वक्त क्या करना चाहिए? खेलना। खेलना, ऑप्शन नंबर 3, वेरी गुड। एक वक्त में कितने काम करने से बेहतर अंदाज में काम मुकम्मल होते हैं? एक, वेरी गुड, शाबाश। देखिए, ये सिर्फ रीडिंग करने से आपको फायदा हो गया। मुश्किल के वक्त में किस चीज से काम लेना चाहिए? हिम्मत। वेरी गुड। अच्छा बेटा, जो बाकी का टाइम रह गया इसमें मैं आपको एक नई चीज सिखाती हूँ, आपने इससे पहले नहीं समझी होगी। जी बेटा। आप क्या मुझे पहले का बता सकते हैं इस नज़म का उन्वान कैसे? एक वक्त में एक काम इस नज़म का उन्वान है और इसको इस्माइल मेरठी ने लिखा है। इस्माइल मेरठी का हमने तारुफ पढ़ा था कि वो जो है 12 नवंबर 1844 में मीरठ, इंडिया में एक शहर है मीरठ में पैदा हुए
और उनकी इब्तदाई तालीम भी उन्होंने वहीं हासिल की अपने जिले में, आगरा में, और वहीं वो उस्ताद बने रहे। ठीक है, उन्होंने बच्चों के लिए आदाब पर, इखलाक पर और मुख्तलिफ मौजू पर बच्चों और बड़ों के लिए बहुत खूबसूरत किताबें लिखी और ख़ास तौर पर कोर्स बुक्स लिखी जो हमारे स्कूल में, निसाब में, स्कूलों में, कॉलेजों में पढ़ाई जाती थी। वो किताबें लिखी हैं बच्चों के लिए, सेम वैसे जैसी ये किताब है। ठीक है, तो ये उन्होंने बहुत आला खिदमात अंजाम दी, जिसकी वजह से उनको खान साहब का खिताब भी दिया गया। और जो है मिस मैं ये पूछ रहा हूँ, इस नज़म का उन्वान किस चीज के बारे में है? ये जो दुरुस्त जवाब के दायरे को पेंसिल से भरे। ये सॉरी बेटा, आई थॉट कि आप शुरू से बता काम। वैसे तो इसमें खेल का जिक्र भी आप दोनों भी अंडरलाइन कर सकते हैं, लेकिन आप टाइटल में देखिए काम लिखा हुआ है, तो काम वर्ब है ना, एक्शन है, तो काम में खेल भी आता है, पढ़ना भी आता है, सब कुछ आ जाता है, तो काम इज अ बेटर ऑप्शन। ठीक है, अच्छा मैं आपको बच्चों एक नई चीज इसमें ऐड कर रही हूँ, उसको कहते हैं तशरी। मरकजी ख्याल और तशरी आपने पहले की होगी, बच्चे करते हैं। तो हम मरकजी ख्याल जो है वो थोड़ा सा जबानी पढ़ते हैं, उसके बाद जरूरत होगी मैं आपको लिखकर भी भेजूंगी। किसी भी नज़म का, किसी भी शेर और इस तरह के कतों का और इस तरह की नज़मों का एक मरकजी ख्याल होता है, यानी बताया जाता है इम्पोर्टेंट कि है वो असल में क्या, असल में वो लिखी किस लिए गई है। तो आप में से कौन मुझे जल्दी जल्दी 1 मिनट में मरकजी ख्याल सुनाएगा, इस नज़म का मरकजी ख्याल सुना? कौन सुना रहा है? इनाया? टीचर स्क्रीन में नहीं आया बेटा मैंने ये स्क्रीन तो यही चल रही है, मैंने अब मरकजी ख्याल के अभी कुछ नहीं लिखा, मैंने सिर्फ पोएम आपको आज पढ़ाई है, नज़म पढ़ाई है। मरकजी ख्याल अगर स्कूल वालों की तरफ से आएगा तो हम उसको तब यानी पढ़ेंगे, लेकिन आज मैं सिर्फ पूछ रही हूँ आपको अगर समझ आया मरकजी ख्याल क्या होता है। अब्दुल्ला हारिस कुछ अंदाजा है? इस नज़म में है कि काम में सिर्फ अगर काम करो तो खेलना नहीं, और जब खेलो काम नहीं करना, और जब काम एक करो और दूसरा काम नहीं करना। ठीक, बहुत खूब, बहुत अच्छे से आपने बताया है। जब भी हम किसी नज़म के मुतालिक लिखते हैं तो सबसे पहले उसका उन्वान होता है जो कि एक वक्त में एक काम, फिर शायर का नाम जो इस्माइल मेरकी है, फिर इसका मरकजी ख्याल, फिर आगे आती है इसकी तशरी। तशरी जो होती है सारे यानी कि पूरी नज़म का अखज़ जो है वो मरकजी ख्याल में होता है थोड़े अल्फाजों में, और तशरी वो अशार देते हैं, टीचर आपको अशार देंगी 4 या 2 या 6 और कहेंगी तशरी करें। तो स्टार्ट से ही आपने कहना है कि इस नज़म के शायर इस्माइल मेरठी हैं। ठीक है, जब भी तशरी करें आपने नज़म के शायर का नाम जरूर मेंशन करना है। इस नज़म के शायर अल्लामा इकबाल है, या ये नज़म अल्लामा इकबाल ने लिखी है, ये नज़म बच्चों के लिए इस्माइल मेरठी ने लिखी है। एक बड़ा खूबसूरत सा अल्फाज जुमले से स्टार्ट करते हैं। इस शेर में शायर कहता है, 2 जुमले कंफर्म आपने तशरी में लिखने हैं। तो सबसे पहला क्या होता है जब आप तशरी कर रहे होते हैं, सबसे पहले क्या होता है? उन्वान, टाइटल ऑफ द पोएम। दूसरे नंबर पर शायर, तीसरे नंबर पर मरकजी ख्याल। मैं ये लेसन दोबारा कराऊंगी, अभी टाइम है हमारे पास, इसलिए मैं आपको जहन में डाल रही हूँ कि मैं बंद नहीं किया। मैंने कहा मैं आपको ये बता दूं कि नेक्स्ट उर्दू के लेसन में हम इस नज़म का ये सब काम करेंगे। ठीक है, चौथे नंबर पर तशरी होती है जो टीचर आपको अशार देंगे। हमने 2 या 4 अशार को अपने अल्फाज में आसान करके बताना है काम के वक्त काम अच्छा और खेल के वक्त खेल ज़ेबा, जब काम का वक्त हो करो काम, भूले से भी खेल का ना लो नाम। शायर इस मिसरे में या इस शेर में ये कहना चाह रहे हैं कि हर काम का एक सही वक्त होता है, जब आप उसको उस वक्त करेंगे तो वो अच्छा लगेगा और वो मौजू है और वो अच्छे से आपसे अंजाम पाएगा। और जब भी आप कोई काम करो
भूले से भी उस दौरान कोई और काम साथ ना करो ताकि आपका पिछला काम खराब ना हो। तो अब आपको ये सारी चीजें समझ आ गई बेटा? Yes. कोई क्वेश्चन, कोई सवाल? इस नज़म में कोई मुश्किल लफ्ज जिसको आपको पता ना चला हो कि क्या है, क्या है वो लफ्ज, क्या है वो, पढ़ते कैसे, उसका तलफ्फुज कैसा है, कुछ पूछना है? नहीं। छेड़ा बखेड़ा मुझे पढ़ के सुनाए। छेड़ा कैसे पढ़ते हैं, बखेड़ा कैसे पढ़ते हैं? ये रहा, ये कौन सा लफ्ज है? छेड़ा। और ये बखेड़ा। बखेड़ा। छेड़ा का मतलब क्या है? खेड़ा बखेड़ा। मतलब बताएं छेड़ा का क्या है? नया काम शुरू कर देना, कोई और किसी और काम में हाथ डाल देना। बखेड़ा फिर दोनों खराब हो जाएंगे। फैलाओ। बखेड़ा का मतलब फैलाओ यानी फैला देना, जैसे अक्सर बच्चे घर में बैठे बैठे सारा कुछ फैला देते हैं। अच्छा सलीका, सलीका का मायने? सलीका के मायने अच्छे तरीके से काम करना। बहुत अच्छा, बहुत खूब बेटा। अच्छा दूसरा वर्ड ज़ेबा, मौजू। सही तरीके से, ठीक है। और हिम्मत, ताकत, ताकत, हिम्मत, खूब यानी आपके अंदर जो एबिलिटी है। चलो बेटा माशाल्लाह, आप लोगों ने नज़म तो बहुत जल्दी से पढ़ ली। अब हम इसका जो नेक्स्ट टुमारो जब हम इसका लेसन लेंगे तो मैं आपको इसकी तशरीह बाकायदा पूरी सामने लिखी हुई होगी और फिर वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी और आपसे कहूंगी कि आप भी अपने अल्फाज में लिखकर मुझे भेजें। ठीक है बेटा? अच्छा तो अब आपकी एक साइंस की अच्छा टीचर ने इसकी प्रेजेंटेशन भी शेयर की है। आई होप कि आप वो भी देख रहे होंगे, देखी होगी आपने। मैंने देख जी, उसमें उन्होंने ऑडियोज भी हैं, तो जो मैंने आपको समझाया है वो टीचर ने ऑलरेडी आपको पहले से समझाया। जरूर देखें, आपकी नॉलेज में इजाफा होगा। और अनदर थिंग, कल हम इसको कंप्लीट भी करेंगे और साइंस की जो प्रेजेंटेशन न्यू आई है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पर, वो भी हम कल पढ़ेंगे। ठीक है? क्विज़ेस बेटा शायद मिस शुमाइला आपको कराएंगी शाम को। मैंने तो सब कर दिया। सारे कर लिए आपके? अब पिछले सारे काम सबमिट हो गए हैं बेटा? जी। वेरी गुड। जी बेटा, कौन सी रह गई है? अगर कुछ रह गया